तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉ ऑफ पावर, क्योंकि ये एक क्लासिक बुक है जो सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी और जल्द ही ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसमें लिखी हुई 48 एडवाइस पढ़कर कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है। हर एडवाइस के साथ लेखक ने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ दी है ताकि रीडर्स को प्रिंसिपल समझने में आसानी हो। किताब की शुरुआत में दिए गए कुछ लॉज को लेकर हमने ये समरी बनाई है जिनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर ये दुनिया जाल साजिशों से भरा हुआ कोट है और हम अंदर फंस ही चुके हैं, कोई फायदा नहीं होगा कि हम बिना लड़े बाहर आने की कोशिश करें। हाँ, शायद नोटिस ना कर पाए, मगर सच तो ये है कि हमें पावर के लिए रोज ही स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवार के अंदर, काम पर या कम्युनिटी में, लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए हमें खुद को इसी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। सच बात तो ये है कि जितनी ज़्यादा पावर हमें हासिल होगी, हम उतने ही बढ़िया दोस्त, लवर, हस्बैंड, वाइफ और इंसान बन पाएंगे। मगर दूसरों पर या चीज़ों को अपने पावर में करने से पहले ज़रूरी है कि हमारा पावर खुद पर और इमोशंस पर हो। जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस बात के ऊपर एकाएक इमोशन रिएक्ट करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें, यही हमें सीखना है। क्योंकि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से रीजनिंग पावर कम होने लगती है। इससे आप किसी बात को क्लियरली सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर बात जब प्यार और गुस्से की हो। इन फीलिंग्स से आप बिल्कुल ही फील ना कर पाए, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए ऐसी कोशिश भी ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके दुश्मन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये फाउंडेशन समझ गए हो तो इसके पहले लॉ के बारे में सीखते हैं। दोस्तों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हान डायनेस्टी खत्म होने के बाद 700 सालों बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रही। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मारकाट से रंगी हुई थी। ऐसे ही एक राजा को उसके जनरल ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रांग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया गया। इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया, मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जनरल उसके खिलाफ साजिश रचकर उसको और उसके बेटों को मार देंगे। ये पैटर्न यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। चाइना का एम्परर बनने का मतलब है एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई असली पावर नहीं है। मगर जब 959 एडी में जनरल चाको कुयांगे को पावर मिली, तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। वो एम्परर सुंग बना। उसे अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों बाद उसका भी खून हो सकता है। उसने इस चीज़ को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्पर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धूर्त हो गए, तब एम्पर ने जनरल को छोड़कर बाकी लोगों को, गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्पर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल रहे थे। उन्होंने सोचा कि एम्पर सुंग उन्हें मरवाने का हुक्म देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एम्पर सुंग ने उनसे कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरा बिस्तर, दोनों जगहों पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा। एम्पर सुंग की बात सुनकर जनरल डर गए। उन्होंने एम्पर के खिलाफ कोई साजिश ना रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर एम्पर सयाना था। उसने पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। एम्पर सुंग ने उनसे वादा किया, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी के सुकून भरे दिन गुजारे जाए। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबको फाइन एसेट और दौलत से मालामाल कर दूंगा। जनरल हैरान थे कि एम्पर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट रिजाइन कर दी गई।
और साथ ही उन्होंने एम्पर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सपेक्ट कर लिया। अब वे अपने अपने स्टेट के नोबेल और मास्टर बन गए जो एम्पर ने उन्हें बख्शा था। सिर्फ एक ही झटके में एम्पर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्पर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। दूर साउथ के इलाके हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहां का राजा था। जब रेबेल ने सरेंडर किया तो एम्पर ने उन्हें कोई पनिश नहीं किया, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्पर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट किया। पैलेस में एम्पर सुंग ने राजा लियू को वाइन का ग्लास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था क्योंकि उसे लगा कहीं उसमें जहर ना हो। उसने एम्पर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, मगर सिर्फ फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर एम्पर हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था राजा लियू को जहर देने का। राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली। उस दिन से लियू एम्पर का लॉयल बन गया। जो कभी बहुत बड़ा रेबेल था, अब वही एम्पर का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। एम्पर सुंग ने जनरल को बड़े बड़े स्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे एम्पर को कोई डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि अपना लॉयल बना लिया जाए, और इससे आर्मी का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक गया। एम्पर सुंग पहला था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को ख़त्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। वो आदमी जिंदगी भर अपना एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सज़ा से बचाया हो। ऐसा आदमी आपकी खातिर दुनिया के आखिर कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज़्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोचकर हर बात पर हामी भर लेते हैं, आपको बुरा न लगे इसलिए वे अपनी क्वालिटी छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वे आपसे जलते हो। जब कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मन है जो किसी सोने की खान से कम नहीं है, बस आपको ये खान खोदनी है। आगे जानते हैं अगले लॉ के बारे में जो कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छिपा कर रखे। 17वीं सदी में फ्रांस की एक बहुत मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनोन डी लेक्रोस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफ़ी एक्सपीरियंस थी। निनोन ये बात जनाती है कि सेड्यूक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। धीरे धीरे वो मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते थे, वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से मर्क्यूस डी सेविने भी एक था। मर्क्यूस बस 22 साल का ही था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक निनोन 62 साल की हो चुकी थी, फिर भी काफ़ी फेमस थी। उसने मर्क्यूस की स्टोरी सुनी। उसे एक जवान और सुंदर काउंटेस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत गलतियां भी हुई। सबसे पहले तो निनोन ने मर्क्यूस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है। उसने समझाया कि मर्क्यूस को अपना हर स्टेप प्लान करना पड़ेगा और फिर ध्यान से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। निनोन ने मर्क्यूस से कहा कि वो अब प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेस से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मर्क्यूस जब काउंटेस से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। उसकी इस हरकत से काउंटेस को लगा कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेस को जलाना। मर्क्यूस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पूरे में पेरिस में घूमने लगा। इससे काउंटेस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मर्क्यूस को पाना चाहती हैं। निनोन एक्सप्लेन किया कि अब औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसके पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें पड़ी हो। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। काउंटेस को
कंफ्यूज करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सेड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। मर्क्यूस को अब अपना रूटीन चेंज करना था। उसका कोई अगला कदम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। उसे उन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां काउंटेस के आने के चांसेस थे और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेस अक्सर आती थी। 2 हफ्तों बाद ही मर्क्यूस उन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनोन उसकी प्रोग्रेस नोट करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब मर्क्यूस आकर उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनोन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेस अब मर्क्यूस के लिए बेकरार हो रही थी। वो उसके बारे में पूछताछ करती रहती थी। सोशल अफेयर्स में वो मर्क्यूस को दिखाती रहती थी। निनोन को यकीन हो गया था कि अब काउंटेस को भी मर्क्यूस से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी। मगर तभी एक गड़बड़ हो गई। मर्क्यूस काउंटेस से उसके घर मिलने गया, मगर वहाँ उससे मिलके वो डेस्परेंट हो गया। वो निनोन की एडवाइस भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे रात ढलती गई, वो खूबसूरत लड़की मर्क्यूस को अवॉइड कर रही थी। उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। मर्क्यूस जब दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि काउंटेस कहीं बाहर गई है, मगर मर्क्यूस उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन काउंटेस उसे अंदर बुला लिया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जो काउंटेस उसे चाहने लगी थी वो अब मर्क्यूस को देखकर अनकंफर्टेबल और अवॉइड फील कर रही थी, ऑकवर्ड फील कर रही थी। और इस तरह एक लव स्टोरी का एंड हो गया। ज़्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वे फील कर रहे होते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। इससे आप सबका दिल जीत लेंगे, मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है जो बजाने से ज़्यादा काटने का काम करती है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑनेस्ट बनते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे ही ना ही रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए। अपने ट्रू इंटरेस्ट को छुपाना सीखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज़्यादा आसान होता है। ऐसा शो कराइए जैसे आप कुछ और चाहते हैं। इससे आप पूरे फ्री होकर अपने रियल गोल पर ध्यान दे सकेंगे। सेड्यूक्शन के गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाए जैसे एक ही वक्त में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाए। इससे ना सिर्फ वो भटक जाए बल्कि आपको पाने के लिए अंदर ही अंदर एक आग भड़क जाए। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकलिए। इसे जानने के लिए गैलीलियो की रियल स्टोरी को देखते हैं। गैलीलियो गैली एक इटालियन साइंटिस्ट था। सन 1600 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, क्योंकि उसे अपने रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए थे वे सब उसके रूलर्स को डेडिकेट थे। तब रिनेसेंस के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उनसे मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उसको वो ड्यूक ऑफ गोगाजा के सामने पेश करना पड़ा। उसने इस कंपास को यूज़ करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दी थी। ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट देकर पे करते थे, कभी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज़ के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। सन 1610 में गैलीलियो ने
जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अपनी डिस्कवरी को अपने हर पैट्रोन के हिसाब से बांट दी, जैसे किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसिस पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उनके नाम कर दी। ये बहुत बढ़िया टेक्निक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कोशिमो एक जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को ज्यूस कहा जाता है। कोशिमो एक ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने 1540 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी। गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून्स की खोज कोशिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उसने सारी इटली और कोर्ट में के आगे मेडिसी को ये ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून हैं। गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कोशिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कोशिमो एक के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी डायनेस्टी को हेवन की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गैलीलियो ने एक एम्बलम भी बनाया जिसमें आसमान के 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस एम्बलम को कोशिमो II के नया सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया उसके काम आया। उसी साल कोशिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अपने इस काम की वजह से अब वो किसी पैटर्न पर डिपेंड नहीं था। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट्स के सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें यह डर होता है कि उनके सब्जेक्ट्स उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाए। उन्हें इन्वेस्ट और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती है। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज़्यादा ऑनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे बस फाइनेंसर रहे। वे इन्वेंशन और डिस्कवरीज में अपना नाम भी चाहते हैं। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे पावरफुल भी हैं और इंटेलिजेंट भी। गैलीलियो ये बात खूब अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने मेडिसी फैमिली की इतनी खुशामद की। गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश नहीं की। तभी उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे, बल्कि उनसे अपने मास्टर मेडिसी फैमिली को हेवनली बॉडीज़ के साथ जोड़कर उनका स्टेटस इटली में ऊंचा कर दिया था। उसने खुद से ज़्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर उसके मास्टर ने उसे खूब इनाम दिए। ये आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करें। ले जाने दे सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। उन्हें हरगिज़ ये ना दिखाए कि आप उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं। मासूमियत से अपना काम करते रहें। हर काम में मास्टर की सलाह जरूर लें, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता भी है तो उसका क्रेडिट भी मास्टर को दे दे। अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खुशियों को छुपा कर रखें। लोगों को नाम कमाने दें। आप उन्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना कराएं। जब आपका वक्त आएगा तब यही बात आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। तो इसी के साथ हमें अगले लॉ से क्या जानने को मिलता है, ये जानने का वक्त आ गया है। तो बात करते हैं अगले लॉ की, जो है उतना ही बोलो जितना ज़रूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में ये रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल और मिनिस्टर्स के बीच कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। लुइस 14 के आगे बारी बारी से अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज के लिए कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए। उन्होंने इश्यूज रखे और उन्हें रिजोल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टेक्टिक्स भी बताए। लुइस 14 बस सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता,
मैं देखता हूँ, और बस यही बोलकर वो कोच से चला जाता। लुइस 14 उस सब्जेक्ट पर कभी फिर बात नहीं करता था। उसके कोर्ट मैन को कुछ दिनों बाद पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुइस स्टेट इश्यूज पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी ये पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके आगे स्टेप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता था। लुइस 14 उन लोगों में से था जिन्हें मिली इंफॉर्मेशंस को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते थे। वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था क्योंकि उसे सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुइस 14 का सबसे बड़ा हथियार था। अपनी बातों को लिमिट रखने से ना सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफ़ी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। साल 1825 में रसिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। निकोलस तब नया जार बना था, मगर लिबरल्स चेंज चाहता था। वे चाहते थे कि रसिया एक मॉडर्न कंट्री बने। यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस ने आखिर दिसंबरिस्ट अपराइजिंग में इस रिवॉल्यूशन को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि रिवॉल्यूशन के लीडर कॉन्ड्रेटी रेलेविव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रेलेविव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पाँव में पास दरवाजे खुल गए थे कि तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रेलेविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रसिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। राजा का मैसेंजर तुरंत जार के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और रेलेविव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलेविव के माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रेलेविव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस मैसेंजर ने जवाब दिया, शायद उसने कहा कि रसिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस ने उसी वक्त वो माफीनामा फाड़ कर फेंक दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। और अगले दिन ही रेलेविव को फिर से फांसी के तख्ते तक लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जो बोले सोच समझ कर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाए या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाए। जैसे कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होगी। तो फाइनली आप लोग आ गए हैं इस समरी के कंक्लूजन की तरफ। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। ये बस कुछ एडवाइसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए। को इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा मानो। अपने दुश्मनों को यूज कीजिए। से मतलब है कि लोगों की गलतियों को माफ करके उन्हें एक और मौका दे। अपने ट्रू इमोशंस को छिपा कर रखने से आप हम्बल और अनअज्यूमिंग बने रहेंगे। कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़कर जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे।